लेकिन मैं जब पाकिस्तान आऊंगा तो मैं बम्बई की बिरयानी क्यों खाऊंगा? मैं लाहौर की खाऊंगा, कराची की खाऊंगा, इस्लामाबाद की खाऊंगा, मैं वहां की खाऊंगा, जो भी कुछ खाना होगा। मैं बम्बई और हिंदुस्तान की वहां क्यों खाऊंगा? हिंदुस्तान में तो आप आइए, हिंदुस्तान का आप खाइए। मैं ये चाहता हूँ। बॉर्डर पर गोली क्यों चला रहे हैं? बॉर्डर पर फूल उगाइए, बॉर्डर पर एक दूसरे को खाना पहुंचाइए। आप उधर से बना के लाइए, इधर वालों को दे दीजिए, इधर वालों को बना हुआ आप खाइए। अभी कोरोना आया हुआ है, सारे मंदिर बंद है, सारे मस्जिद बंद है, चर्च होते हैं वो बंद है, कोई नहीं खुला हुआ है। हिंदुओं का त्योहार आया नवरात्र, हिंदू नहीं मना पाए, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। मुस्लिम का त्योहार आया ईद, वो नहीं वहां जाकर के नमाज अदा कर पाए, लेकिन क्योंकि इस वक्त सबको अपनी जान की फिक्र है। और ये जितने भी धार्मिक जगह है, ये जान नहीं बचा रहे, ये कोई जान नहीं बचा रहा। जान दवाई बचा रही है, जान इंसान बचा रहा है। बस ये सभी को समझने की जरूरत है। इंसान इंसान के काम आएगा, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। पाकिस्तान में एक बार आपको याद होगा, बच्चों की हत्या हो गई थी आतंकवादी घटना में। पूरे हिंदुस्तान के लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए थे। आज जब हिंदुस्तान में कोरोना से इतनी ज्यादा तकलीफ है, तो पाकिस्तान भी उठकर खड़ा हुआ, वहाँ की आवाम भी उठकर खड़ी हुई। यही होता है इंसानियत, इसी का नाम है। उन्होंने जिन्ना साहब से कहा कि अब तो बंटवारा हो गया है, अब आपको अपना मुल्क पाकिस्तान मिल गया है। तो यहाँ पर जो बम्बई में आपका बंगला है, आपका घर है, तो अगर आपकी इजाजत हो, हिंद की सरकार पूछ रही है, तो हम उसको सेल करके पैसे आपको दे देते हैं। जिन्ना साहब का जवाब दिलचस्प है, जो अक्सर लोगों को नहीं पता कि उन्होंने ये कहा था कि नहीं, मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं एक हफ्ता पाकिस्तान में और एक हफ्ता हिंदुस्तान में रहूं, इसलिए वो घर आप ना। क्या बात। मेरा ये सवाल है कि आप की जो जात है वो राय है, लेकिन आप एक मुअज़्ज़ज़ और काबिल एहतराम हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं। हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में लाखों की तादाद में राय ऐसे रहते हैं, राय कौम जो मुसलमान हैं। अब मैं अक्सर यहाँ पे उनसे ये सवाल पूछता हूँ कि हम आपकी नस्ल के जो हिंदू राय हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, तो आप फिर उसी नस्ल से हैं, उसी कौम से हैं। जब आप बुराई करते हैं हिंदुओं की, तो क्या आप अपने बड़ों की तौहीन नहीं कर रहे होते? तो राय साहब, मैं आपसे पूछता हूं कि ये आपकी कौम का मामला है। आपकी कौम आज मुसलमान बनकर क्यों आप लोगों को बुरा समझती है? आइए सज्जाद पीरजादा के साथ हिंदुस्तान के बड़े सियासतदान, नेता, मिनिस्टर रहे चंद्रा प्रकाश राय का खसूसी इंटरव्यू देखते हैं आज डिबेट विद पीरजादा में। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आजकल कोरोना ने ऊधम मचाया हुआ है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में भी। तो हमने देखा कि इस कोरोना ने पाकिस्तानियों और हिंदुस्तानियों को इकट्ठा कर दिया, और जो उनके दिल में था असल मोहब्बत, वो छलक के सामने आ गई। तो इसीलिए आज हमारे साथ बात करने के लिए हिंदुस्तान से ही हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, हिंदुस्तान के बहुत बड़े सियासतदान, नेता, जो कि शायर भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब नमस्कार चंद्रा प्रकाश राय जी। नमस्कार सज्जाद भाई। हम अपने व्यूअर्स को, नाज़रीन को ये बताते चलें कि राय साहब का जो ताल्लुक है वो आगरा से है, यानी कि आगरा वो जगह जहां पे अकबर बादशाह और जोधा भाई ने मिलकर हिंदू मुस्लिम मोहब्बत की बुनियाद रखी थी। और आज हम ये देख रहे हैं कि उस शहर के रहने वाले जो हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रा प्रकाश राय जी, ये भी अगर हम कहें कि अकबर से बड़े नहीं तो अकबर से कम नेता भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह अकबर सेक्युलरिज्म की आपस में हिंदू मुस्लिम और तमाम इंसानों को जोड़ने की बात करते थे, राय साहब भी इसी तरह की हिंदुस्तान में सियासत करते हैं। ये हमारे पाकिस्तान के जो देखने वाले जो हमारे दोस्त हैं उनके लिए हैरानकुन बात होगी कि कहते हैं कि हिंदुस्तान में नफरत की सियासत होती है, लेकिन अगर आप राय साहब को देखें
तो आपको खुद भी बड़ी हैरानी होगी कि ऐसे नेता भी हिंदुस्तान में मौजूद हैं। राय साहब, आपने भी देखा होगा जब से कोरोना आया है, पाकिस्तान से, पाकिस्तान की हुकूमत हो या ईदी साहब के बेटे हों फैसल ईदी, और या फिर कोई भी आम पाकिस्तानी हो, सब बहुत बड़ा दुआएं कर रहे हैं हिंदुस्तान के लिए और कह रहे हैं कि हिंदुस्तान पे जो आफत आई हुई है कोरोना की सूरत में, वहां पे क्या सूरत हाल है? पहली बात तो यह है कि आपने मुझे बहुत बड़े सम्राट, जो दीन इलाही मजहब जिन्होंने चलाया था, सारी मजहब को जोड़ के चलाया था, वो हिंदुस्तान के बड़े सम्राट थे, बड़े बादशाह थे, अकबर, बादशाह अकबर, तो वो बहुत बड़े लोग थे। हम लोग तो बहुत अदना लोग हैं, हम उनके सामने कहाँ हैं। उन्होंने जो मजहबिया चलाया था, जिसको हम लोग याद करते हैं और उसके रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात आपने कही कि जब से यहाँ पर कोरोना ने बहुत संकट पैदा किया है और तमाम लोग मर रहे हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान करीब आए हैं। मेरा कहना यह है कि केवल कोरोना से करीब नहीं आए हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आवाम, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के पत्रकार, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के फनकार, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के शायर और कवि, ये हमेशा से करीब रहे हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स, ये हमेशा से करीब रहे हैं। और ऐसा उन तमाम लोगों ने महसूस किया है जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए या जो कभी पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए। उन्होंने ये महसूस किया कि कोई दूरी नहीं है, जो भी दूरी है ये सियासतदानों के बीच में है, जनता से जनता के बीच में नहीं है। दो बातें और आपको याद दिलाऊंगा। पाकिस्तान में एक बार आपको याद होगा बच्चों की हत्या हो गई थी आतंकवादी घटना में। मुझे आज भी याद है कि पूरे हिंदुस्तान के लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए थे। पाकिस्तान के बच्चों ने एक बड़ा खूबसूरत गीत गाया था और उस गीत को हिंदुस्तान में तमाम लोगों ने शेयर किया था। आज जब हिंदुस्तान में कोरोना से इतनी ज्यादा तकलीफ है तो पाकिस्तान भी उठकर खड़ा हुआ, वहां की आवाम भी उठकर खड़ी हुई, वहां के क्रिकेटर भी खड़े हुए, लिखने पढ़ने वाले लोग खड़े हुए और लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान की मदद करनी चाहिए। यही होता है इंसानियत, इसी का नाम है कि इंसान के लिए मददगार साबित हो जब भी कोई मुश्किल वक्त हो। पाकिस्तान भी वही कर रहा है और उसके लिए हम उसके बहुत शुक्रगुजार हैं। निश्चित तौर पर हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी है और उतनी बड़ी आबादी पर अचानक एक बहुत बड़ी आपदा आई है जिसके नाते बड़े पैमाने पर लोग मर रहे हैं। और हम सभी की ड्यूटी होती है, पड़ोसी की ड्यूटी होती है। और ये कहा जाता है कि आपके रिश्तेदार तो अमेरिका में हो सकते हैं, उस वक्त आपका पड़ोसी ही आपका साथ देगा। इसलिए आप बाकी कोई तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो पड़ोसी और पड़ोसी को मिलकर रहना चाहिए। ये एक बड़ी पुरानी ये रवायत चली आ रही है और वही में इस वक्त भी हो रहा है। तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दिल मिले हुए हैं, बस केवल उसके बीच में एक फौज खड़ी है, एक बाउंड्री बनाई हुई है, एक सीमा बनाई हुई है। वो हट जाए तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में फर्क कहाँ है, दोनों तो एक ही मुल्क है। साहब, आपने बहुत खूबसूरत बात की, क्योंकि अब पता नहीं कि ये बातें जो आपने कही हैं, ये जो मिट्टी है आगरा की, ये उसकी देन है ये बातें, या फिर जो हकीकत है, जमीनी हकाइक हैं कि लोगों के दिल एक हैं, या तो आप उन सबको देखकर ये बातें कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि दोनों चीज। सज्जाद साहब, मैं इसे क्लियर कर दूं, हिंदुस्तान में मैं साफ, अभी पिछले कुछ दिनों पहले आपने देखा कि एनआरसी का एक आंदोलन चल रहा था, शाहीन बाग, पूरी दुनिया में बड़ा फेमस हुआ। और एनआरसी और उसका आंदोलन चल रहा था। तो उस आंदोलन को केवल मुस्लिम नहीं यहाँ लड़ रहा था, जितने मुस्लिम थे उससे हजारों गुना ज्यादा हिंदू लड़ रहा था उसके लिए। और वो भी हिंदुस्तान की लड़कियां लड़ रही थी, हिंदुस्तान के पढ़ने वाले लड़के लड़ रहे थे, हिंदुस्तान के लिखने पढ़ने वाले लोग लड़ रहे थे। इस मुल्क की विशेषता है, यह मुल्क हिंदुस्तानियत और इंसानियत पे यकीन करता है। और इस मुल्क के 99% लोग, 1% तो कहीं पर भी कुछ अलग तरह के हो सकते हैं, इधर भी और उधर भी, लेकिन 99% लोग इंसानियत और हिंदुस्तानियत पे यकीन करते हैं और वो उसी को चाहते हैं। और तमाम लोग ये चाहते हैं कि अगर जर्मनी की दीवार टूट सकती है तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की दीवार क्यों ना टूट जाए।
हम एक बड़ा मुल्क होंगे, हम मिल करके रहेंगे, हमारी कोई लड़ाई भी होगी तो आपस में बात कर लेंगे, सुलझ लेंगे, लेकिन एक मुल्क के रूप में सुलझेंगे। इसका इंतजार सारे, और हिंदुस्तान में बड़ी ताबादी इसी तरह का सोचने वाले की है। यहाँ पे राय साहब, मेरा एक सवाल है आपसे कि आपने कहा कि हम एक अगर होते हैं, अगर हमारे दरमियान दोस्ती होती है, भाईचारा होता है, नफरतें खत्म होती हैं जो कि हमारे दरमियान क्रिएट की गई हैं अंग्रेज की तरफ से, तो हम मिलजुल कर रहेंगे। यहाँ पे एक सवाल ये है कि अभी दुबई में भी आपने सुना कि डीजी जो हमारे यहाँ के आईएसआई के डीजी और जो आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं हिंदुस्तान के, इन दोनों के दरमियान दुबई में मुलाकात हुई, और उसके बाद जो हमारे आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा साहब, उनकी तरफ से सहाफियों को, पत्रकारों को बुलाया गया और कई घंटे वो बातचीत करते रहे आपस में सहाफी आर्मी चीफ के साथ। तो आर्मी चीफ ने कहा कि अब जो नफरत है वो खत्म होनी चाहिए और हमने फैसला कर लिया कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे। और ये बहुत बड़ी बात थी कि आर्मी चीफ की तरफ से ये बात सामने आई। और उसके बाद हमने देखा कि ये जो फरवरी में दोनों मुल्कों की जो मिलिट्री ऑफिशियल्स की तरफ से ये बात सामने आई, उन्होंने एग्रीमेंट किया कि हम एलओसी पे फायरिंग नहीं करेंगे, और आपस में देखा हमने कि 2 महीने ऐसा वाकया नहीं हुआ। लेकिन अभी देखिए पिछला जो दिन गुजरा है, एलओसी पे फिर से फायरिंग हुई है शुरू। तो मेरा ये सवाल कि ये जब हम ये बातें भी हो रही हैं, आर्मी चीफ खुद कह रहे हैं, इस लेवल पे बात हो रही है, हालांकि माजी में जो हुकूमतें रही हैं पाकिस्तान में, फौजी हुकूमतें, उनकी तरफ से मुखालफत होती रही है। जनरल ज़ियाउल हक को उन्होंने बड़ा सिलेबस में पाकिस्तान के बड़ा किया, प्रोपेगेंडा किया कि हिंदू बुरा होता है, हिंदुस्तान बुरा है। कहते रहे कि जो आपकी क़यादत है आर्मी की, वो कह रही है कि हम अच्छे ताल्लुकात करेंगे, फिर से एलओसी पे फायरिंग हो जाए, और क्या ये किस तरह से हम फिर मिलकर बैठेंगे, किस तरह से हमारे दिलों में गुबार खत्म होगा, ये क्या वाकया? आर्मी चीफ ने अगर ये कहा है तो इसका सभी को स्वागत करना चाहिए, और ये एक अच्छा इशारा है। और अगर बातचीत शुरू हुई दुबई में जैसा आप बता रहे हैं, तो ये अच्छा है दोनों देशों के लिए, और दोनों देशों की सिविल सोसाइटी को मिल करके इसके लिए आगे बढ़ करके कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मैं आज तक नहीं सोच पाया, शायद मैं पहले भी आपसे जब बात कर रहा था तब भी मैंने एक सवाल पूछा था, और मैं कई बार लिखता भी रहता हूँ कि बॉर्डर पर कुछ गोलियां चला के कोई इधर का मर जाए या कोई उधर का मर जाए, क्या फायदा क्या होता है? मैं आज तक नहीं सोच पाया। और ये क्यों होता है? इससे क्या फायदा होने वाला है? वो बच्चा उधर का हो तो भी मेरा है, और इधर का है तो भी आपका है, दोनों बच्चे हमारे हैं। फिर आखिर कोई भी किसी माँ की गोद सूनी क्यों हो, किसी बहन की कलाई सूनी क्यों हो, किसी औरत को बेवा क्यों होना पड़े, किसी बच्चे को ऐसा क्यों होना पड़े कि उसका बाप मौजूद नहीं है? ये मैं आज तक नहीं समझ पाया, और मुझको बड़ी तकलीफ होती है। और बॉर्डर पर गोली क्यों चला रहे हैं? बॉर्डर पर फूल उगाइए, बॉर्डर पर एक दूसरे को खाना पहुंचाइए, आप उधर से बना के लाइए, इधर वालों को दे दीजिए, इधर वालों को बना हुआ आप खाइए, बैठ के खा। जब तक ये बॉर्डर टूट नहीं जाते हैं, मेरे नेता डॉक्टर लोहिया कहते थे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर नहीं होने चाहिए। वो जब जिंदा थे तो बांग्लादेश नहीं था। उनका कहना था कि दोनों के बीच में बॉर्डर और फौज का कोई काम नहीं है। फौज पर जो पैसा खर्च हो रहा है, वो पैसा दोनों मुल्कों की बहबूदी पर खर्च हो, दोनों मुल्कों की गुर्बत पर खर्च हो, दोनों मुल्कों के इदारों पर खर्च हो, दोनों मुल्कों की बेहतरी पर खर्च हो। वो कहते थे ये फौज बीच में से हटाइए। और उनका कहना ये था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में बिल्कुल बिना रोक टोक, बिना वीजा, बिना पासपोर्ट कोई भी आ जाए और चला जाए, आप सुबह चले जाओ, घूम फिर के मिलजुल के शाम को लौट आओ। वो ऐसा चाहते थे दोनों मुल्कों के बीच में। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मैं तो यही चाहता हूं कि ये गोली वोली घर में रख करके आइए, इस गोली को जमा कर दे हिंदुस्तान के लोग भी कहीं और पाकिस्तान के लोग भी कहीं और वहां पर गोली और बंदूक लेकर के मत बैठिए। अगर नौकरी करनी है कि ठीक है फौज की नौकरी होनी जरूरी है तो ठीक है बैठिए, लेकिन गोली और बंदूक लेके मत बैठिए, फूल लेके बैठिए, अपनी अपनी मिठाइयां लेके बैठिए, अपने अपने गपशप लेके बैठिए, गाने सुनाइए, बात करिए। ऐसा मुल्क मैं चाहता हूं दोनों के बीच में, ऐसा इस तरह का रिश्ता चाहता हूं। और मुझे उम्मीद है, इंतजार कर रहा हूं, अब मैं 66 ईयर का हो रहा हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं कि मेरे मरने के पहले क्या ये हो पाएगा कि दोनों मुल्क इस तरह से जीना शुरू कर दें और दोनों के बच्चे ही शहीद ना हो।
राय साहब, बहुत जबरदस्त आपने बात कही कि इस दुनिया से जाने से पहले आप ये सब देखना चाहते हैं कि हमारे दरमियान ताल्लुकात ऐसे हों जैसे हमारे जो बड़े थे, वहां से आपके महात्मा साहब थे, यहाँ से हमारे जिन्ना साहब थे, तो उन्होंने भी यही तो कहा। आप ये एक बात, एक अगर वो दोनों जिंदा रहे होते, सज्जाद साहब, मेरा मानना यह है कि अगर महात्मा गांधी की हत्या नहीं हुई होती, उधर जिन्ना साहब मौजूद होते, थोड़े साल और रह गए होते, तो शायद जो बंटवारा हुआ था वो खत्म हो गया होता और फिर दोनों मुल्क एक होते। ऐसा मैं मानता हूँ। और जिन्ना साहब वो जब आपके यहाँ पे पहले हाई कमिश्नर थे हिंदुस्तान के, हरि प्रकाश जी, तो उन्होंने जिन्ना साहब से कहा कि अब तो बंटवारा हो गया है, अब आपको अपना मुल्क पाकिस्तान मिल गया है। तो यहाँ पर जो बंबई में आपका बंगला है, आपका घर है, तो अगर आपकी इजाजत हो, हिंद की सरकार पूछ रही है, तो हम उसको सेल करके पैसे आपको दे देते हैं। जिन्ना साहब का जवाब बड़ा दिलचस्प है, जो अक्सर लोगों को नहीं पता कि उन्होंने ये कहा था कि नहीं, मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं एक हफ्ता पाकिस्तान में और एक हफ्ता हिंदुस्तान में रहूं, इसलिए वो घर आप ना। क्या बात। और इसीलिए उन्होंने जो आपके पहले हाई कमिश्नर थे, उनकी किताब, उन्होंने ये वाकया अपनी किताब में भी लिखा कि ये मुझे जिन्ना साहब का जवाब मिला। और उसके बाद देखिए कि जिन्ना साहब को जिंदगी नहीं मिली और गांधी जी को भी नहीं मिली। जिस तरह से गांधी जी के साथ जुल्म हुआ और उनको शहीद किया गया, तो उस पर कहा जाता है कि कायदे आजम की, जिन्ना साहब की आंखें नम हुई और वो उदास हुए और पाकिस्तान का झंडा 3 दिन तक झुका रहा था। और पाकिस्तान के जो रेडियो स्टेशन थे, वहां पर उनकी यादों में बड़े प्रोग्राम हुए थे, सेमिनार्स हुए थे पाकिस्तान में उस वक्त। और इसी तरह लेकिन अब अफसोस की बात है कि हम जो दोनों मुल्क के जो लोग हैं, एक साथ हजारों साल रहते रहे हैं, अभी भी रहना चाहते हैं, लेकिन दरमियान में जो प्रॉब्लम, जो अगर हम बात करें, अगर आप मुझे इजाजत दीजिए कि हमारे दरमियान कश्मीर का इशू आ जाता है कि उसको पहले हल होना चाहिए। यहां से बात की जाती है कि उसको जी वो एक घर है, वो एक दीवार जब हुई तो वहां पर एक हिस्सा रह गया, तो उसको हल होना चाहिए उस मसले को। तो वही एक जो कह लीजिए कि हमारी नाक पे मक्खी बैठी हुई है कि उसको कैसे कोई साइड पे करेगा, या फिर उसका हल कैसे आप समझते, क्या होना चाहिए? मैं बता देता हूँ। मेरा कहना यह है कि कई बार जब घर में बंटवारा होता है, फैमिलीज में भी, तो कुछ चीजें ऐसी होती, बोले इसको कैसे बांटे। लोग कहते हैं कि ऐसा करो कि इसको साइड में रख दो, बाद में सोच लेंगे, पहले बाकी चीज बांट लो। तो मेरा कहना है कि पहले क्या बांटो, ऐसा करो, जो हिंदुस्तान में शिक्षा है, एजुकेशन है, वो पाकिस्तान को बांट दो, और जो पाकिस्तान में एजुकेशन में हिंदुस्तान में ले लो। जो पाकिस्तान में कुछ अच्छे इदारे हैं, वहाँ हिंदुस्तान के स्टूडेंट चले जाएं, जो हिंदुस्तान के अच्छे इदारे, वहाँ पाकिस्तान के स्टूडेंट आ जाएं। जो वहाँ अच्छी किसी की हॉस्पिटल्स हो, तो हिंदुस्तान के लोगों का इलाज वहाँ हो जाए, और हिंदुस्तान के अच्छे हॉस्पिटल में पाकिस्तान के लोगों का इलाज हो जाए। बाकी तो होता ही है, वहाँ के जो अच्छे गाने वाले हैं उनको हिंदुस्तान के लोग सर पे बैठाते हैं, और यहाँ के अच्छे गाने वालों को पाकिस्तान के लोग सर पे बैठाते हैं। वहाँ के जो फिल्मी हीरो हैं वो हिंदुस्तान के भी अच्छे हीरो हैं, और जो हिंदुस्तान के हीरो हैं वो पाकिस्तान के भी हीरो हैं। वहाँ के जो बड़े क्रिकेटर हैं वो हिंदुस्तान भी उसका ताली बजाता है, और हिंदुस्तान के क्रिकेट पर पाकिस्तान भी ताली बजाता है। और मजेदार बात यह है कि जब आपस में मैच होता है तो लगता है लड़ाई हो रही है, लेकिन हिंदुस्तान का किसी और मुल्क से अगर मैच हो रहा होता है तो पाकिस्तान हिंदुस्तान के जीतने पर खुशी मनाता है, और पाकिस्तान का किसी और से मैच हो रहा हो तो पाकिस्तान के जीतने पर हिंदुस्तान खुशी मनाता है। ये मुझे लगता है समझने के लिए अपने आप का बहुत ज्यादा है। तो अगर कश्मीर कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक है, उसको एक किनारे जैसा है पड़े रहने दो, वो चाहे उधर का कश्मीर हो चाहे इधर का कश्मीर हो, वो जैसा है उसको देखा जाएगा, उसको वक्त तय कर देगा। लेकिन जो चीज हम तय कर सकते हैं कि जो आपके पास है, हमारे काम की है, वो हमें दे दो, जो हमारे पास है आपके काम की है वो आप ले लो, और न उधर का किसी का खून बहे न इधर का कोई खून बहे, और आओ प्रेम से मिल करके रहे। एक चीज अगर उसके नाते कोई बीच में दिल में खटास आती है तो उस चीज को थोड़ी देर को भूल जाया जाए। आप भी भूलो, हम भी भूलें,
वो कश्मीर उधर का हो या उधर का हो। मुझे तो यही लगता है, हमको यही रास्ता अख्तियार करना चाहिए और वक्त पर छोड़ देना चाहिए उसका फैसला। बिल्कुल रैसा यहाँ पे जब हम बात करते हैं इस इशू की, कश्मीर की, तो ऐसा भी होता है कि मजहब बीच में आ जाता है और कहा जाता है कि जी वहां पे हमारे मुसलमान हैं, उनके साथ जुल्म हो रहा है, तो हम अपने मुसलमानों को नहीं छोड़ सकते। तो मेरा यहाँ पे ये सवाल है कि जुल्म तो हर तरफ होता है और ज्यादातर गरीबों के साथ और कमजोरों के साथ हर मुल्क में जुल्म होता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, यहाँ पे गरीब। जी, मैं इस पे जवाब दे दूं। हिंदुस्तान में जितना मुसलमान है उतना कहीं भी नहीं है। जितना हिंदुस्तान में मुसलमान की आबादी उतनी कहीं नहीं है। और बहुत अच्छा जवाब, जब मुशर्रफ साहब इंडिया आए थे, एक कॉन्क्लेव हो रहा था और उन्होंने इसी तरह के सवाल उठाए थे, तो हमारे देश के ही एक बहुत ही इज्जतदार जो मुस्लिम है, उन्होंने उठ करके उनसे कहा, मुशर्रफ साहब आप अपनी पॉलिटिक्स यहाँ मत करो, हम सब लोग यहाँ महफूज हैं और हम अपनी लड़ाई लड़ना यहाँ जानते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे ये कहा, यहाँ मुसलमान पर कोई दिक्कत आएगी तो हिंदुस्तान में हिंदू लड़ेगा, हिंदू पर कोई दिक्कत आएगी तो मुसलमान लड़ेगा। आज कोरोना का भी सवाल है, तो जब किसी हिंदू की बॉडी रखी होती है और कोई उसका अंतिम संस्कार नहीं कर रहा होता है, तो मुसलमान अपने कंधे पर लेकर के जाते हैं और राम नाम सत्य बोलते हुए जाते हैं और उसका जाकर के हिंदू के रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करते हैं। यहाँ की सिख कौम भी यही कर रही है, हिंदू को प्रॉब्लम हो या मुसलमान को, वो सबके साथ खड़ी रहती है। ये मुल्क इस तरह से बना है और ऐसे इसको चलना है। उसमें कुछ लोग कई बार कुछ गलत चीज पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये मुल्क इतना मजबूत है कि उन गलत चीजों से खुद ही लड़ लेगा और ये किसी के ऊपर आंच नहीं आ। बाकी आपने खुद ही कहा, छोटी मोटी घटनाएं तो हर देश में होती हैं और हर देश में कुछ माइनॉरिटी, अगर माइनॉरिटी नहीं होगी तो माइनॉरिटी के भीतर जो माइनॉरिटी होगा, वो चाहे हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, फिर उनमें आपस में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। ये सब चलता रहता है। लेकिन अपने बड़े काम के लिए, बड़े मकसद के लिए छोटी छोटी बातों को छोड़ देना चाहिए और बड़े मकसद पर आप कल्पना करो ना, आज अगर हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक हो जाए, क्या हमारे सामने दुनिया में कोई टिक पाएगा? क्या हमारा कोई मुकाबला कर सकता है? तो क्यों ना वो करें हम, जो मिल करके बड़े बन जाएं और इतने मजबूत बन जाएं कि दुनिया हमको कहे कि ये है नंबर एक। क्यों ना हम मिलके नंबर एक बनने की कोशिश करें। नंबर एक हम हर चीज में बने, इदारों में बने, अस्पताल में बने, हर चीज में बने, साइंस में बने, टेक्नोलॉजी में बने, एजुकेशन में बने, हर चीज में बने। हमें मिलजुल करके, मुझे लगता है कि उसके बारे में बात करनी चाहिए और जो हम वो बातें करेंगे उसी से रास्ता निकलेगा। जब हम वो बातें करेंगे जिससे खटास पैदा होती है, तो फिर बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए लखनऊ की तरह, लखनऊ की तहजीब है ना, पहले आप तो ऐसा करते हैं कि अपना काम छोड़ते हैं, अपना जो स्वार्थ है कि अरे मेरे मन में ये गुस्सा है, उसको छोड़ते हैं और आपसे कहता हूं चलिए पहले आप बैठिए फिर मैं बैठता हूं, पहले आप खाना खाइए फिर मैं खाता हूं। ये हम शुरू कर दें तो क्या मजा आ जाए, कितना खूबसूरत हो जाए। आप कहते हैं कि लखनऊ से जो हमारी तहजीब है मुश्तरका, कंबाइंड, तो इस तहजीब से जो हमारी पुरानी तहजीब है, गंगा जमुना तहजीब, उसी को हमें ज़हन में रखना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान, बांग्लादेश, जो हमारी ये ज़मीन है, धरती है, यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, वो क्यों इंसान को उसके किसी भी अच्छे अमल से, अच्छे एक्शन से जानने की बजाय वो क्यों हम ये जानते हैं कि ये हिंदू है, ये ईसाई है, ये और ये मुसलमान है, हम ये क्यों समझते हैं कि ये वो हिंदू के साथ ज्यादती होती है, मुसलमान के साथ ज्यादती होती है? हम ये क्यों नहीं कहते कि इंसान के साथ ज्यादती हो रही है? इस सोच को, ये क्यों हमारे जहन में ये सोच डेवलप नहीं कर पा रही है? अगर क्या अगर हम ये सोचना शुरू कर दें कि इंसान के साथ ज्यादती हो रही है या फिर किसी पाकिस्तानी के साथ, हिंदुस्तानी के साथ या फिर बांग्लादेशी के साथ, तो उस वक्त हमारे मसाइल हल नहीं हो जाएंगे? या फिर जब हम ये सोचेंगे कि मजहब की बुनियाद पर हम सोचेंगे कि जी नहीं, हिंदू के साथ ज्यादती होती, जी मुसलमान के साथ ज्यादती होती है, तो वो उस वक्त मेरा ये सवाल है कि आप की जो जात है वो राय है, लेकिन आप एक मुअज़्ज़ज़ और काबिल एहतराम हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं। हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में कई फीसद, कई ज्यादा लाखों की तादाद में राय ऐसे रहते हैं, राय कौम,
जो मुसलमान हैं। अब मैं अक्सर यहाँ पे उनसे ये सवाल पूछता हूँ कि हम आपकी नस्ल के जो हिंदू राय हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, तो आप फिर उसी नस्ल से हैं, उसी कौम से हैं। जब आप बुराई करते हैं हिंदुओं की, तो क्या आप अपने बड़ों की तौहीन नहीं कर रहे होते? तो राय साहब, मैं आपसे पूछता हूं कि ये आपकी कौम का मामला है। आपकी कौम आज मुसलमान बनकर क्यों आप लोगों को बुरा समझती है? मैं इसमें यकीन नहीं करता। ये दरअसल ये जहनियत नेताओं ने पैदा की है। वो नेता जाति के हो, वो नेता धर्म के हो, वो नेता देश के हो। इस तीन तरह के नेताओं ने अपने फायदे के लिए और अपनी ठेकेदारी के लिए अपने को मजबूत करने के लिए जातियों के झगड़े लगाए, धर्म के झगड़े लगाए और देश के झगड़े लगाए। हमको इन नेताओं से सावधान रहना है, हमको इनसे संभल के रखना है। हमको इनको बताना है कि हम तुम्हारी साजिश समझ गए। जिस दिन सिविल सोसाइटीज आपस में बताने लगेंगी कि हम तुम्हारी साजिश समझ गए हैं। अभी मुझे एक चीज बताओ आप, अभी कोरोना चल रहा, मैं सवाल उठा रहा हूँ, अचानक कहीं से फोन आता है कि उसको प्लाज्मा चाहिए। वो प्लाज्मा हिंदू का है, राय का है, ठाकुर का है, ब्राह्मण का है, सिख का है या मुसलमान का है? ये कैसे तय होगा? और क्या अभी अरब कंट्री से यहाँ ऑक्सीजन आई है, तमाम अरबियन कंट्रीज और पाकिस्तान से आई है, तो क्या उसको जो लोग मुसलमानों से नफरत करने की बात करते हैं, क्या वो मर जाएंगे, वो ऑक्सीजन नहीं लेंगे या ऑक्सीजन लेंगे? वो पहले अपनी जान बचाएंगे, वो भूल जाएंगे कि मुसलमान का प्लाज्मा है या मुसलमान के यहाँ से ऑक्सीजन आई है। तो जब जान पर सवाल आता है तो मुसलमान और जात याद नहीं आती, हिंदुस्तान, हिंदू और जात याद नहीं आती। जब जान बचाने का सवाल आता है, लेकिन जब खा पी के फुर्सत से आराम से बैठे होते हैं और खाली होते हैं, तब फालतू बातें दिमाग में आती हैं। यही फालतू बातें निकालना हमारे आप जैसे लोगों का काम है, लिखने पढ़ने वाली जमात का काम है, नए बच्चों का काम है। नहीं, मैं तो एक चीज याद करता हूँ, हिंदुस्तान का बीच में कुछ मामला हुआ था और यहाँ का एक पायलट पाकिस्तान में गिरफ्तार हो गया था। हिंदुस्तान ने उसका मुद्दा बाद में उठाया, उसके पहले पाकिस्तान के नौजवानों ने, लड़कों ने, लड़कियों ने और सिविल सोसाइटी ने ले के पोस्टर खड़े हो गए, फ्री फ्री हिम, फ्री हिम। ये पाकिस्तान में शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि अभिनंदन को फ्री करिए। ये एक नई तरह का हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन रहा है, जिसमें दूसरे मुल्क का कोई मसाइल आकर के उसी और दूसरे मुल्क के लोग खड़े हो जाएं उसके साथ। ऑक्सीजन के लिए आज पाकिस्तान के लोग खड़े हो गए। ये नई तरह का हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन रहा है। इसी को और तेजी के साथ हमको और आपको बनाना है। इसलिए भूलिए उनको जो लोग ये नफरत पैदा करते हैं, जिन्होंने ये हम लोगों के अंदर इस तरह का एक दरार पैदा की हुई है जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, उनको भूलने का काम है। और वो धीरे धीरे जिस दिन सिविल सोसाइटी दोनों मिल जाएंगी आपस में, उस दिन वो अपने आप किनारे लग जाएंगे, या सुधर जाएंगे या टूट जाएंगे। बिल्कुल राय साहब, आपने बहुत अच्छा पैगाम दिया कि मजहब के नाम पर सियासत छोड़कर इंसानियत के नाम पर हमें मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए। और अपने बीच में एक बात और कह दूं, अभी कोरोना आया हुआ है, सारे मंदिर बंद है, सारे मस्जिद बंद है, सारे जो क्रिश्चियंस के चर्च होते हैं वो बंद है, कोई नहीं खुला हुआ है। हिंदुओं का त्योहार आया नवरात्र, हिंदू नहीं मना पाए, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। मुस्लिम का त्योहार आया ईद, वो नहीं वहां जाकर के नमाज अदा कर पाए, लेकिन क्योंकि इस वक्त सबको अपनी जान की फिक्र है। और ये जितने भी धार्मिक जगह हैं, ये जान नहीं बचा रहे, ये कोई जान नहीं बचा रहा। जान दवाई बचा रही है, जान इंसान बचा रहा है, जान डॉक्टर बचा रहा है। बस ये सभी को समझने की जरूरत है। इंसान इंसान के काम आएगा, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। आपकी इसी शायरी की ताकत से, जिस तरह आपकी जज्बात हैं, हमारी भी यही ख्वाहिश है, इच्छा है कि खास तौर पर जो आपकी कौम है, जो आप में से मुसलमान हुई है, राणे, राजपूत, भट्टी, तो कम से कम वही अगर पाकिस्तान में आपकी सोच अपना लें तो यहां से बहुत जबरदस्त एक आवाज बुलंद होगी। क्योंकि राजपूत एक ऐसी कौम है, जब वो कुछ करने के लिए ठान लेती है तो वो करके रहती है।
मोहब्बत की भी आपकी एक तारीख है और यही हमारी इच्छा है। और आप जैसे जो नेता हैं, जो सियासतदान हैं, जब वो ये बात कहते हैं कि हम सियासतदानों की, नेताओं की नफरत फैलाई हुई है, तो फिर समझ जाना चाहिए ना लोगों को कि ये आर्जी नफरतें हैं, असल चीज इंसानियत है, असल चीज हमारी गंगा जमुना की तहजीब है। ना हमारी आपकी तो बात हुई थी और मैंने कहा था कि रास्ता खुल जाए तो हम आपके यहाँ आते हैं, आप हमारे यहाँ आइए और ऐसा करते हैं कि सिविल सोसाइटीज दोनों देशों की मिल करके भारत, पाक और बांग्लादेश का एक फ्रेंड सोसाइटी हम लोग क्रिएट करते हैं, एक दोस्ती का एक सिलसिला शुरू करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, आते जाते हैं, अपने आप कोई रास्ता निकल आएगा। मैंने आपसे बात किया था ये, लेकिन फिलहाल सिलसिला टूट गया आने जाने का। अगर खुल जाता है तो हम लोगों को मिलकर ये शुरू करना चाहिए, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको मिला के, और हो तो नेपाल इत्यादि को, पड़ोसियों को भी जोड़ लेते हैं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, पड़ोसियों के साथ मजा नहीं आता खाने का, शाम गुजारने का मजा नहीं आता। जैसी शाम आती है, जब तक पड़ोसी नहीं आते घर में, तो ऐसे लगता है कि हमारा घर का आंगन अभी तक सूना है जी। ऐसा अगर मैं सियासत की बात करूं, जिस तरह आप सियासतदान हैं, नेता हैं, तो आपको इस धरती के जो दो वजीर आजम हैं, नरेंद्र मोदी और वजीर आजम इमरान खान, आपको इनमें से कौन से ज्यादा पसंद है, इमरान खान या नरेंद्र मोदी जी? दोनों। और मोदी इनकी जी, सियासत मोदी जी मेरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, मेरी उनसे बहुत सारी नाइतफाकियां हैं, पॉलिटिकली मेरी उनकी बहुत सारी नाइतफाकियां हैं, मैं उनके बहुत सारे कामों को पसंद नहीं करता हूं। लेकिन जब आपने ये सवाल पूछा कि दोनों मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर से कौन अच्छा लगता है, मुझको दोनों अच्छे लगते हैं, दोनों मेरे अपने हैं, वो भी मेरे अपने हैं। उनके क्रिकेट पे हमने कितने तालियां बजाई हैं, कितना वाह वाह की है। मोदी जी मेरे अपने प्राइम मिनिस्टर हैं तो मेरे अपने ये भी अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं। तो ये जो आपके दोनों प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आप इन दोनों अच्छे अच्छे प्राइम मिनिस्टरों के नाम क्या पैगाम देंगे कि जिससे हमारी धरती पे शांति आए और हजारों साल जो लोग एक साथ मिलजुल कर रहते रहे हैं, वो मजीद अपनी जिंदगियां सुख के साथ गुजार सकें? पैगाम मेरा यह है, इंसान की जिंदगी बहुत छोटी है और अभी जो कोरोना आया है, इसने ये बताया कि इंसान की जिंदगी का अगले पल का पता नहीं है, अगले पल कौन नहीं रहेगा नहीं मालूम, तो क्यों न एक एक पल को ठीक से जी लें। और चूंकि ये प्राइम मिनिस्टर हैं, इन दोनों के ऊपर मुल्कों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इससे बड़ा पद ये मुल्क इनको नहीं दे सकता था, ना पाकिस्तान दे सकता था, ना हिंदुस्तान दे सकता था। और इसके ऊपर जैसे आप एवरेस्ट पर्वत पर जब चढ़ते हैं तो झंडा फहरा के लौट आते हैं, वहां घर नहीं बनाते, इसी तरह से ये प्राइम मिनिस्टर के पद भी परमानेंट नहीं है। आपको बड़ी मुश्किल से मौका मिला है, तो कोई ऐसा काम करके जाओ कि दुनिया सलाम करे, आपके मुल्क का एक एक इंसान सलाम करे, एक एक इंसान याद रखे। जैसे हम महात्मा गांधी को याद रखते हैं, जवाहरलाल नेहरू को याद रखते हैं, हम जिन्ना साहब को याद रखते हैं, एक एक इंसान याद रखे कि वो थे, ये याद रखे। ऐसा काम करके मत जाओ कि कोई आपका नाम लेना भी अच्छा ना लगे। मैं दोनों मुल्कों के प्रधानमंत्रियों से अपील करता हूं कि दोनों को जो हो गया वो हो गया, वो खत्म करो, आओ भाई भाई गले मिलो और मुल्क की बहबूदी के लिए काम करो। पॉलिटिक्स ही सब कुछ नहीं होती, सरकार बना लेना ही सब कुछ नहीं होता है, सरकार याद रहे ऐसा काम कर लेना बहुत कुछ होता है, और उसके लिए जिंदगी जियो, यही मेरी अपील है। बहुत बहुत शुक्रिया रैस साहब, आपने अपना बहुत कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और आपसे बात करके बिल्कुल भी नहीं लगा कि जैसे आप रहे हैं, ऐसे ही लगा जैसे आप हमारे अपने हैं। और शुक्रिया। आखिर में अपना कोई शेर सुना दीजिए। मैं एक अपनी कविता सुनाता हूं, ये मोहब्बत की कविता है। मुझे याद नहीं है इसलिए मैं पढ़ के सुनाऊंगा। ये मोहब्बत की कविता है और मोहब्बत से जुड़ी हुई कविता है। हम थे तुमको दिल दे बैठे, तुम थोड़ा भी निभा न पाए। हम थे तुमको दिल दे बैठे,
तुम थोड़ा भी निभा न पाए, और ये भी कैसा इंतजार था, मौत आ गई तुम ना आए। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि मेरे दुनिया से जाने के पहले क्या ये मुल्क एक हो सकते हैं। हम थे तुमको दिल दे बैठे, तुम थोड़ा भी निभा न पाए, और ये भी कैसा इंतजार था, मौत आ गई तुम ना आए। बस ये मुझको मंजूर नहीं था, कोई तुम्हें बेवफा बताए। बस ये मुझको मंजूर नहीं था, कोई तुम्हें बेवफा बताए। बाहर आते झूठे को ही हाथ हिलाते तुम ना आए। बाहर आते झूठे को ही हाथ हिलाते तुम ना आए। और धन दौलत के इस बाजार में, धन दौलत के इस बाजार में दिल का सौदा मैं कर बैठा। धन दौलत के इस बाजार में दिन का सौदा मैं कर बैठा। अरे मैं फकीर और इतनी जरूरत, तुम इसको ही पचा न पाए। मैं फकीर और इतनी जरूरत, तुम इसको ही पचा न पाए। बड़ी सी कोठी कार बड़ी सी, दौलत होगी प्यार न होगा। बड़ी सी कोठी कार बड़ी सी, दौलत होगी प्यार न होगा। और अपने पास भी दौलत दिल की बहुत बड़ी थी, दिखा न पाए। अपने पास भी दौलत दिल की बहुत बड़ी थी, दिखा न पाए। और कितना पागल ढूंढ रहा हूं प्यार और वफा इस दुनिया में। कितना पागल ढूंढ रहा हूं प्यार और वफा इस दुनिया में। होती तिजारत यहाँ प्यार की, दिल को हम समझा ना पाए। होती तिजारत यहाँ प्यार की, दिल को हम समझा ना पाए। और ये जो मैंने लाइन लिखी शायद नई है, शायरी में ऐसे नहीं कभी इस्तेमाल हुई होगी, कि ना कानून ना कोई सजा है। ना कानून ना कोई सजा है, तो फिर क्या तुम दिल तोड़ोगे। ना कानून ना कोई सजा है, तो फिर क्या तुम दिल तोड़ोगे। और दिल की अदालत वफा की सजा, दिल की अदालत वफा की सजा, ये किताब हम पढ़ा न पाए। दिल की अदालत वफा की सजा, ये किताब हम पढ़ा न पाए। और अब ये आखिरी शेर, रोने धोने की आवाजें, रोने धोने की आवाजें, कैसा बिस्तर कैसे कांधे, अब जाना है। रोने धोने की आवाजें, कैसा बिस्तर कैसे कांधे, अब जाना है। बहुत भीड़ है सभी खड़े हैं, मैं जाऊं तो कैसे जाऊं। बहुत भीड़ है सभी खड़े हैं, मैं जाऊं तो कैसे जाऊं, तुम ना आए। हम थे तुमको दिल दे बैठे, तुम थोड़ा सा निभा न पाए। और ये भी कैसा इंतजार था, मौत आ गई तुम ना आए। क्या बात है राय साहब, हमारी यही ख्वाहिश है कि जो आपने दिल दिया हुआ है पाकिस्तानियों और हिंदुस्तानियों को, उम्मीद है कि हम लोग आपके इस दिल से वफा करेंगे। और मैं आना चाहता हूं पाकिस्तान, और वहां लोगों से मिलना चाहता हूं, अपने लोगों से। पाकिस्तान में घूम घूम कर अपने लोगों से मिलना चाहता हूं, और यही पैगाम देना चाहता हूं। देखिए ऊपर वाला ये दिन कब लाता है। बिल्कुल, आपका अपना ही मुल्क है, आप तशरीफ लाइए। आपके बड़ों का ये मुल्क रहा है, और बहुत जल्द आप यहाँ पे आइए। लाहौर आपका इंतजार कर रहा है। लाहौर के सिरी पाए, लाहौर की निहारी, और यहाँ पे लाहौर की आइसक्रीम भी बहुत अच्छी अब मिलने लगी है यहाँ पे। बल्कि मैं आपको बताऊं कि बम्बई बिरयानी भी मिलती है। अगर आप का दिल चाहे बम्बई बिरयानी खाने का, तो आपको बम्बई जाने की जरूरत नहीं है, आप बॉर्डर से सीधा यहाँ पे आइए लाहौर। लेकिन मैं जब पाकिस्तान आऊंगा तो मैं बम्बई की बिरयानी क्यों खाऊंगा। मैं लाहौर की खाऊंगा, कराची की खाऊंगा, इस्लामाबाद की खाऊंगा, मैं वहां की खाऊंगा, जो भी कुछ खाना होगा। मैं बम्बई और हिंदुस्तान की वहां क्यों खाऊंगा। हिंदुस्तान में तो आप आइए, हिंदुस्तान का आप खाइए, मैं तो ये चाहता हूँ। मैं पाकिस्तान में मौजूद सभी अपनों को सलाम करता हूँ, और ऊपर वाले से दुआ करता हूँ पाकिस्तान में मेरे जितने लोग मौजूद हैं, भाई बहन बुजुर्ग बच्चे, सब खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, अच्छी तरह जिंदगी जिए, तरक्की करें, बहुत आगे बढ़े। और दुआ करें
कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक हो, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सरहद पर कोई खून न बहे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सरहद पर कभी कोई झड़प न हो, इसकी सब मिलकर दुआ करें। आइए हम और आप मिलके दोनों दुआ करें इसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया राय साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। आदाब, नमस्कार। शुक्रिया शुक्रिया, नमस्कार, सबा खैर।